नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आप सभी के लिए 100% ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में हम आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के सिलेबस पर आधारित टॉप एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके साइंस में बायोलॉजी से है। साइंस में किससे दोस्तों? बायोलॉजी से। समझ लीजिए दोस्तों, एक मिनट आप सभी को। बायोलॉजी में आपके कोशिका वाले चैप्टर से, और कोशिका वाले चैप्टर आप सभी के एंट्रेंस एग्जाम 2023 के सिलेबस में दिया गया है ना। अगले वर्ष दोस्तों कोशिका से हर शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे गए थे। इस वीडियो में आप सभी को जो है 10 से 20 प्रश्न जो है आपको प्रीवियस ईयर का भी है, तो आप सभी उनको भी देख लीजिएगा किस तरह से कोशिका के प्रश्न आए थे, है ना। तो चलिए आज की इस मुख्य टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप सभी पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप सभी के लिए हर रोज़ शाम 7:15 से जो है लाइव क्लास हर रोज़ चलती है। तो आप लोग जो है इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं उसका लिंक सबसे पहले हम व्हाट्सअप में ही डालते हैं ना। तो चलिए आज की इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। और आप लोग कोशिश कीजिएगा सभी प्रश्न का उत्तर जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने का, क्योंकि अगर सभी प्रश्न का उत्तर अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो गलती भी कर जाते हैं, तो आप लोग जो थोड़ा सुधार जरूर ला सकते हैं ना। हम मेरे आंसर बोलने से पहले आप लोग जो है खुद आंसर बोल दीजिएगा। तो चलिए इसमें जो है दोस्तों साइंस का जो है 140 प्रश्न का सीरीज है। कितना है इसमें? साइंस का 140 प्रश्न का सीरीज है। हम लोग रोज जो है 30 से 40 प्रश्नों को देखेंगे ना। तो चलिए इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला नंबर का आपका जो प्रश्न है, देखिए आपके सामने में है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में यहाँ पे है फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी में यहाँ पे हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी है यहाँ पे साइटोलॉजी, और ऑप्शन डी है यहाँ पे जो है टेक्सोनोमी, है ना सर जी। बताएंगे आप लोग जो है कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सभी याद रखिएगा कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा आप सभी कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नोट कर लीजिएगा आप सभी। अब आपको अगर एग्जाम में आए कि मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी, है ना, तो याद रखिएगा आप लोग मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आप सभी इनको जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे ब्रिटिश वैज्ञानिक डैश ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की, है ना। तो जल्दी से याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में रॉबर्ट हुक, बी में है फ्लेमिंग, सी में है ल्यूवेनहॉफ, और डी में है यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन। किसने जो है 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए। 1665 ईस्वी में मानव शरीर में कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था ना। चलिए अगला प्रश्न है कोशिका, यहाँ पे आपको देखिए कोशिका, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं बढ़िया से। चलिए चौथा नंबर का यहाँ पे प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज उन्हें डैश में देखकर की थी, है ना। उन्होंने जो है कोशिका खोज किस में देखकर की थी, है ना। तो याद रखिएगा सभी पतली कॉर्ड के टुकड़े को देखकर किया था। किसने? पतली कॉर्ड के टुकड़े को देखकर किया था। सभी याद रखिएगा, है ना। सभी बेसिक से पूरा है दोस्तों, है ना, बेसिक से पूरा है, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न न छूटे। इनसे पहले आप सभी को जो है 2 टॉपिक पर पाचन वाले टॉपिक पर ऑलरेडी 80 प्रश्न बताए, है ना। पाचन वाले टॉपिक पर ऑलरेडी 80 प्रश्न बताए हैं। उसके बाद भी आप सभी को हम
अलग अलग टॉपिक पर क्लास चलाते हैं। अभी जो है मॉर्निंग में जो है हर रोज़ बायोलॉजी चलता है और शाम में हर रोज़ जो है अभी केमिस्ट्री चल रहा है। फिजिक्स का जो है 600 से 700 प्रश्न आप सभी को हम करा दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? कौन जो है सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? यूकेरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइकोप्लाज्म या शुतुरमुर्ग का अंडा? तो याद रखिएगा सबसे बड़ी कोशिका जो होता है ना दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ये सबसे बड़ी कोशिका होता है। यहाँ पे शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन नंबर डी आप सभी याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका होता है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे प्रश्न दोस्तों, सभी पौधे एवं जंतुओं के बने होते हैं, यानी सभी पौधे एवं जंतु कोशिका के बने होते तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है कोशिका का विज्ञान, कोशिका विकास का सिद्धांत, वंशानुगति का सिद्धांत और कोशिका का सिद्धांत, और देखेंगे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। तो याद रखिएगा जो ये 7 नंबर का प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी, कोशिका का सिद्धांत है ना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आप सभी के बीच यहाँ पे, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि कोशिका का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं तो 8 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको, देखिए एमजे स्लीडन और थियोडोर स्वान। ऑप्शन नंबर सर जी आप लोग एक याद रखिएगा, है ना। हम लोग को देखिए हम लोग को सभी टॉपिक को पढ़ना है, कोशिका भी पढ़ना है, अभी हार्ट भी पढ़ना है ना। हार्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग पाचन पढ़ के लिए, है ना, पाचन पढ़ लिए, कोशिका शुरू किया, हार्ट भी पढ़ना है। उसके बाद अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि आप सभी को बताएंगे, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे आपको, है ना। चलिए अगला यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिका के से बने तथा कोशिका की मूलभूत इकाई है ना। ये देखेंगे एम स्लीडन तथा टी स्वान है, और देखेंगे विर्सो है, जेई पुरकिंजे है और ल्यूवेनहॉक है। तो 9 नंबर का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएंगे एम स्लीडन तथा स्वान। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आप सभी को, देखिए किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है ना। सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे टी स्वान रहेगा, आपको एम स्लीडन रहेगा, जेई पुरकिंजे रहेगा, रुडोल्फ विर्चो रहेगा। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे रुडोल्फ विर्चो, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक और पौधे। तो याद रखिएगा अगर ऐसा प्रश्न आए तो याद रखिएगा आपके जो कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है वायरस, जिसको हम लोग विषाणु कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है? राइबोसोम्स, कोशिका झिल्ली, नाभिक जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, या फिर डीएनए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 12 नंबर का प्रश्न है, इसका सही आंसर आपको हो जाएंगे ये नाभिक, जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं ना, केंद्रक। ये नाभिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सर जी आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न सर जी यहाँ पे 13 नंबर का आप सभी का, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? कवक, एनीमेलिया और प्रोटिस्टा, मोनेरा। किस जगत में यानी जो है दोस्तों ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है? 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको मोनेरा जगत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइक्रोसिस्टिस, और यहाँ पे है माइक्रोप्लाज्म, बैक्टीरिया, क्लोरेला, है ना। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन है 14 नंबर का? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म सबसे छोटा ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव है। ऑप्शन नंबर आपका बी सर जी सही हो जाएंगे।
चलिए आप सभी वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, है ना, ताकि आपको जो है किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में ना पड़ना पड़े। यूकेरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स और न्यूक्लियस। यूकेरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है। तो याद रखिएगा 15 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही आंसर आपको सभी को हो जाएंगे सर जी न्यूक्लियस में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएंगे, है ना। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो सभी यार चैनल को जल्दी, सभी जितने भी मेरे फ्रेंड्स सभी वीडियो को देख रहे हैं सर जी, सभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, जल्दी से सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है अगला क्लास हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे ना। अगला क्लास हम आप सभी को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ना। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में बेहतरीन सफलता हेतु एक अच्छे स्टडी गाइड की तलाश में है, तो आज हम आप सभी के डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए एक बेस्ट स्टडी गाइड लेकर के आ गया हूं, जो कि दोस्तों चाक्षु प्रकाशन की है। इस गाइड में आप सभी को 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय एवं व्याख्यात्मक हल प्रश्न मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों आपको इसमें 2 सॉल्व्ड पेपर रहेंगे, जिसमें आपको व्याख्या सहित हल मिलेंगे। साथ में दोस्तों ये आप सभी के डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए 100% गारंटेड पेपर है। इसमें आपको आपके सिलेबस पर आधारित ही सभी प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे अगर आप लोग सिलेबस को देखेंगे यहाँ पे, तो पूरे विस्तार से आपको बताया रहेगा कि आपको हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे, सभी टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरह से आपको अंग्रेजी में, इसी तरह से आपको गणित में, इसी तरह से आपको विज्ञान में भी मिल जाएंगे। इसी तरह से जो भी विषय है, जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, इसमें भी कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको रीजनिंग से कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे, सभी प्रश्न आपको व्याख्या सहित इसमें मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप सभी इस स्टडी गाइड को घर बैठे मंगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, इस बात की अभी आप सभी लिंक पर क्लिक कीजिए और जल्दी ऑर्डर कीजिए, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है। अगला जो प्रश्न आप सभी का, ये तो आपको पता है न्यूक्लियस में। अगला प्रश्न है यहाँ पे 16 नंबर का। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है, ये देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है ना। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, ये देखेंगे, फोस्फोलिपिड से, प्रोपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन से, फोस्फोलिपोप्रोटीन से, फोस्फोप्रोटीन से। जल्दी से बताएंगे 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो मुख्य रूप से आपको फोस्फोलिपिड से बनी होती है। किससे? फोस्फोलिपिड से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर का। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है? स्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण, है ना, क्रोमोसोम के कारण, या फिर जो है फ्लैजेला के 9+2 संरचना के कारण, डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सर जी 17 नंबर का अस्पष्ट जो है अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर का। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है। अगला है आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, परमाणु झिल्ली मौजूद है, यहाँ पे है ये देखेंगे पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है ना, पादप कोशिका में। तो 18 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएंगे पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है ना। इसी कारण से यूकैरियोटिक कोशिका की यही यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर का। निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। जल्दी से बताएंगे। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न सर जी यहाँ पे 20 नंबर का आपका कह रहा है कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? पारगम, अर्ध पारगम, गैर पारगम या फिर स्वतंत्र पारगम। तो जो 20 नंबर का प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएंगे कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या होती है? याद रखिएगा आपको ये अर्ध पारगम में होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यही करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बनी होती है किससे? प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर ए और बी दोनों से। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए जो प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बनी होती है वो किससे बनी होती है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको ये
प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यही करेक्ट हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे लिपिड क्या है, लिपिड क्या है, तो लिपिड ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लिपिड मोनोसेकेराइड है, या फिर बी कह रहा है लिपिड कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, फल लिपिड के अच्छे स्रोत है, और देखिए कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार है ना। तो यह आपको याद रखना है, 22 नंबर का सही आंसर हो जाएंगे आप लोग को है ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए अगला प्रश्न को याद रखना, जब भी पूछे लिपिड क्या कहती है, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड के लिपिड के प्रकार है। 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आपसे के लिए, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर, कुछ पदार्थ कोशिका के भीतर बाहर आने जाने की अनुमति देती है ना। कोशिका द्रव, जीव द्रव, कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली, है ना। कोशिका के कौन सा गुण कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है, तो 23 नंबर का प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए अगला प्रश्न को और बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है 24 में किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं ना। किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे जीव द्रव कुंचन, अस्वादन, है ना, अस्वादन है, उसके बाद जो है विसरण है, और देखिए यहाँ पे स्वेदन है। तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा 24 नंबर प्रश्न जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको जो है विसरण द्वारा, है ना, विसरण द्वारा। चलिए गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के मध्य से होने वाले अणुओं के संचलन को डैश कहते हैं ना, बताना आपको। 25 नंबर प्रश्न सही आंसर विसरण कहते हैं, या फिर ओस्मोसिस कहते हैं, सक्रिय आवागमन कहते हैं, या फिर निष्क्रिय आवागमन कहते हैं। तो जो 25 नंबर का प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएंगे सक्रिय आवागमन, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न यहाँ पे 26 में, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है कोशिका भित्ति, बी में प्लाज्मा झिल्ली, सी में केंद्रक, और डी में कोशिका द्रव। तो याद किया 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको जो है यहाँ पे कोशिका भित्ति, है ना। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में तो पाया जाता है, लेकिन ये जंतु कोशिका में इसी की तरह जो है झिल्ली पाया जाता है ना। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएंगे। 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पे, पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है, लिपिड से, विटामिन से, सेलुलोज से और प्रोटीन से। तो 27 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको सेलुलोज से। पादप कोशिका की वनस्पति कोशिका की भित्ति बनी होती है सेलुलोज से, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है, जंतु के, बैक्टीरिया के, फंजाई या फिर पौधे के। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको पौधे का। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है, पारगम, अर्धपारगम, गैर पारगम या स्वतंत्र पारगम। तो 29 नंबर प्रश्न जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको जो है पारगम में होती है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है ना। यूग्लिना, एके पारामीशियम, और देखेंगे गोनियोलेक्स या फिर जो है माइक्रोप्लाज, किसमें जो कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको, किसमें अगर कोशिका भित्ति नहीं रहेंगे तो आपको पूछना माइक्रोप्लाज में कोशिका भित्ति नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका केवल पादप कोशिका और वनस्पति कोशिका में स्थित होता है ना। तो आपसे पता चले कि कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना, ये और ये याद रखिएगा आप लोग, कोशिका भित्ति केवल पादप और वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, किसकी उपस्थिति कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है ना। तो कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर, तो कोशिका भित्ति कारण, क्योंकि पशु कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है ना। अब देखिए संरचनाओं के युग्म से प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पादप कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, यहाँ पे है न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, अंतःप्रद्रवी जालिका और कोशिका कला और कोशिका भित्ति। 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको जो है ये अंतःप्रद्रवी जालिका और कोशिका कला, ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिका में पाए जाते हैं। हरित लवक,
कोशिका कला, हरित लवक और रिक्तिका, कोशिका भित्ति केंद्रक और रिक्तिका, कोशिका कला, कोशिका द्रव केंद्रक, कोशिका भित्ति, हरित लवक और कोशिका द्रव। तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे कौन सा भाग, वनस्पति, है ना। वनस्पति एवं जंतु दोनों में ही पाए जाने वाले अगर भाग की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको, इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको 34 नंबर प्रश्न का, है ना, कोशिका कला, केंद्रक, द्रव और केंद्रक, है ना, जीव कोशिका द्रव और केंद्रक। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यही करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 35 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव डैश के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग कोशिका द्रव और नाभिक शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों आप सभी को प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव, है ना। तो दोस्तों आप सभी को इस सीरीज में हम आप सभी को 35 प्रश्न बताएं कोशिका संबंधित, है ना। तो आई होप आप सभी को आज की ये क्लास जो है पसंद आई हो और साथ में आपको जो कुछ आपकी तैयारी में भी इम्प्रूव मिलेंगे, मेरा ये आशा है ना। तो आप सभी अगर रोज क्लास करना चाहते हैं तो इस चैनल को सभी जो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जाइए वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जो है हर रोज जो मॉर्निंग में जो है 4 क्लास अपलोड होती है और शाम में जो है दोस्तों 2 क्लास की होती है ना। तो आप लोग अगर अपनी तैयारी को 100% स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो बिहार जल टारगेट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यही आपके लिए एक सुनहरा अवसर है ना, जो कि फ्री में तैयारी अभी चल रही है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को अब नेक्स्ट वीडियो सोशल साइंस में, है ना। सोशल साइंस का वीडियो सुबह में 7:45 में अपलोड होता है, तो उनको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।